बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 30% बचाता है। यदि उसका व्यय 560 रुपया है तो उसकी आय रुपया में कितनी है। देखिए, एक व्यक्ति है, बचत कितना कर रहा है जी, बोलिएगा बचाता है 30%। अच्छा ये बताइए, 30% अगर बचाता है तो खर्च कितना प्रतिशत करता होगा। तो कहिएगा सर खर्च करता होगा 70%। ठीक है, तो ये बताइए प्रतिशत में खर्च कितना कर रहा है, 70। और रुपया में कितना दिया गया है, 560। तो हम कह सकते हैं कि 70% है ना, जो मेरा 560 रुपया के बराबर है। तो अच्छा ये बताइए, 70% बराबर 560 रुपया, तो 1% बराबर कितना होगा। तो बोलिएगा 1% बराबर 560/70 होगा। अच्छा हमसे पूछ रहा क्या, बोल रहा आय बताइए। आय होता है जो कितना प्रतिशत होता है, तो सर आय 100% होता है। अगर हम 500 रुपया मंथली कमा रहे हैं तो भी मेरा आय 100% है, मंथली आय 100% है। अगर हम सर 50,000 महीना कमा रहे हैं ना, तभी भी मेरा मंथली आय 100% होता है, यानी आय को हम 100% लेके चलते हैं। अच्छा ये बताइए, आय में से अगर आप बचत को घटा दिए तो क्या मिलेगा आपको। तो बोलेगा सर आय है ना, और उसमें से हम जितना बचत है ना, मतलब जितना हम बचाते हैं पैसा, बचत को घटा देंगे ना तो हमको खर्च पता चल जाएगा। यानी देखिए, अगर आपके पास आय 100 रुपया है, ठीक है, यह 100% है, और उसमें से आप 30% बचत कर रहे हैं, तो ये बताइए खर्च कितना प्रतिशत कर रहे हैं। तो बोलेगा 100 में से हम 30 घटाएंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि 70% हम खर्च कर रहे हैं अपना आय का। तो ये बताइए आय आपका 100% है, 70% बराबर आप निकाल चुके हैं, कितना हो गया 560/70। हमको निकालना है आय, तो यहाँ 100% से गुना कर दीजिए। अब देखिए इधर भी प्रतिशत है और इधर भी प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 10 से 10 काटिए तो क्या होगा, 8×7=56। 8 गुना 100 की जगह तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में मेरा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर में अगर देखिएगा तो दशमलव के बाद कितना अंक है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 अंक है सर, यानी 6 डिजिट है। अच्छा नीचे में देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यानी सर दशमलव से दोनों तरफ 6 डिजिट के बाद है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कितना हो गया, ऊपर में हो गया 3805 और नीचे में हो गया 4255। इसको देखिए 5 मरतबे लगाइएगा तो कितना हो गया, तो बोलिएगा 7×5=35 हो गया, हाथ में 3 तो हो गया 30, तो 6×5=30 और 1। इसको 5 से लगाइएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा 8×5=40, हो रहा गया 2 तो हो गया 5×25, पापा से 25 और 1। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा ना, 761/885, तो आएगा √9, जो कि किसका वैल्यू होता है, 3 का वैल्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, तो सही स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए कितना खिलाड़ी है जी, सर 10 खिलाड़ी है। अच्छा ये बताइए 10 खिलाड़ी का जो औसत स्कोर हम लोग देखे ना कितना दर्ज किए, तो बोलिएगा 55। लेकिन बाद में हमको पता चला ना कि एक्चुअल में उसका अंक एगो था जो गड़बड़ लिखा गया, 84 सही था, लेकिन गलती से कितना लिखा गया, तो बोलिएगा गलती से सर 48 लिखा गया। अच्छा ये बताइए 84 से 48 लिखा गया गलती से, तो कम लिखा कि ज्यादा लिखा, तो बोलिएगा कम लिखा। कितना कम लिखा, तो देखिए यहाँ 14 तो 8 6 14 6, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, 36, 36 कम लिखा। अच्छा कम लिखने से स्कोर औसत स्कोर घटेगा कि बढ़ेगा, तो बोलिएगा हम जितना कम लिखेंगे उतना औसत स्कोर घटेगा। यानी देखिए 36 कम लिखा, यानी 36 10 गो पर 36 कम लिखा, तो एक ऊपर कितना बढ़ेगा, आपको समझाते हैं कैसे होता है जी, 55 + 36/10।
यानी कितना हो गया 55 प्लस 36/10 को हम क्या लिख सकते हैं 3.6 यानी 58.6, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया गया है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए अब 10 गो आदमी मिल करके कोई काम किए, ठीक है, 10 आदमी मिल करके काम किए। अब बात के ऊपर मान के चले कि 10 आदमी का जो 120 रुपया है, औसत औसत 120 रुपया है, तो एक बताइए 10 आदमी का औसत 120 रुपया मिल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को 120 मिल रहा है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 120 1200 रुपया हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है ना आगे बोल रहा है कि सर हमसे गलती हो गया। गलती क्या हो गया कि 110 के जगह पर हम 10 पढ़ लिए। तो ये बताइए 110 के जगह पर 110 के जगह पर वो 10 पढ़ लिया तो 100 कम पढ़ लिया, 100 कम पढ़ लिया, इसी की वजह से 120 आया। तो अगर इस 100 कम पढ़ा तो सब पर ना 100 कम पढ़ा जी, यानी एक्चुअल में पैसा था 1310 था, लेकिन ये पढ़ लिया कितना, अब एक्चुअल में पैसा था 1300 लेकिन पढ़ लिया कितना 1200। तो जो 100 कमाऊ 10 पर ना कमा गया, तो इसमें 100 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1300। और इसको देखिए 1200, टोटल स्कोर 120 है, तो देखिए 120 अब प्लस 100/10 कीजिएगा तो ये हो गया 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 120 अब प्लस 10 130 लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम देखिए 130 लिखें, तो ऐसे न करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जैसे 10 व्यक्ति के औसत जो माने औसत मजदूरी है 120 रुपया है, 110 के जगह पर गलती से 10 पढ़ लिया गया यानी 100 पढ़ लिया गया। तो ये बताइए 100 बढ़ेगा तो 1200 से कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1300 हो जाएगा। और 1300 में 10 हो के बांटिए तो कितना हो जाएगा 130। तो आप देखिए सभी संख्याओं का पहले क्या कीजिए योग कर लीजिए, उसके बाद जितना गड़बड़ी हुआ उसमें जोड़ लीजिए, या पहले आप औसत लिख लीजिए और जितना गड़बड़ी हुआ उसको लिख लीजिए और जितना पर गड़बड़ी हुआ है ना उसको लिख लीजिए, बात दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगे वैसे बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 4 नंबर बोल रहा है एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। देखिए सबसे पहले अपना माल पर 45% अधिक अंकित करता है। मान के चलिए कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, अगर उसका क्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है, तो 45% अधिक अंकित करता है, यानी मार्केट प्राइस कितना होगा। अंकित का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो देखिए मार्केट प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य का ही है, मार्केट प्राइस का ही है, दोनों सेम होता है, या सूची प्राइस का ही है। तो देखिए 100 है 45% अधिक, तो सर 100 का 45% 45 होता है, यानी सर 145 लिखता है। 100 रुपया उसका पूंजी लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में 145 लिख के भेज दिया। उसके बाद देखिए बोल रहा है ग्राहक की मांग पर बिलों पर 60% की छूट देता है। अब ग्राहक जैसा डिमांड हुआ ना कि सामान सेलिंग नहीं हो रहा है, अब उसको छूट देने की आवश्यकता आ गया, तो बोल रहा है छूट दे रहा है कितना 60%। अच्छा ये बताइए छूट हमको किस पर मिलता है, तो बोलेगा मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मार्केट प्राइस पर छूट, देखिए 60% की छूट देता है, तो लिया होगा कितना, तो बोलेगा 100% में 60% की छूट दिया 40% लिया होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि हम मार्केट प्राइस पर छूट मिलता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर छूट नहीं मिलता है। अच्छा आप देखिए कोई जैसे हम देखिए मार्कर है, आप इसको मार्केट में गए खरीदने के लिए, अभी आपको पता है कि मार्केट इसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, मानी मार्कर को बनाने में कितना पैसा लगा है, तो सर हमको नहीं पता है। तो आपको पता क्या है, तो सर जो इसमें MRP लिखा हुआ है ना मार्कर में, यानी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी कोई भी खुदरा दुकानदार इससे ज्यादा में नहीं बेच सकता है, उसी पे हम कहते हैं सर कि इसमें MRP 25 रुपए लिखा हुआ है, तो भैया हमको कितना में दीजिएगा या इस पे कितना छूट दीजिएगा। यानी हम लोग छूट मांगते हैं तो किस पर मांगते हैं, MRP पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 29 5 145, यानी 29 दूनी कितना हो गया 48 हो गया। अब ये बताइए 100 रुपया के सामान है,
और किसी कारणवश आप 48 रुपया में बेच दिए, जोड़िए कितना प्रतिशत क्या आपका नुकसान हुआ? तो बोलिएगा सर 100 के सामान अगर 48 में बिक रहा ना, तो हमको 42 के नुकसान हुआ। क्या हुआ? 42% के क्या हो गया? हानि हो गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? तब बोलेगा कि सर हानि हमको क्राइमूल पर क्यों होता है? क्योंकि देखिए प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है तो क्राइमूल पर होता है। 5 नंबर बोल रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटा में 176 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 5 घंटा में 85 किलोमीटर यात्रा करती है तो स्थिर जल में नाव की चाल। अच्छा देखिए, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल के मतलब क्या होता है ना, उसके विपरीत डायरेक्शन में। प्रतिकूल के मतलब क्या होता है? जैसे देखिए हम जैसा चाह रहे हैं ऐसा हमको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, मैंने उसका उल्टी मतलब उसका विपरीत मिला। जैसे अभी हमको ठंडा लग रहा है और बाहर गए और ठंडा लगने लगा, तो क्या हुआ? मेरा प्रतिकूल हुआ। और जैसे अभी हमको ठंडा लग रहा है, कहीं ऐसा जगह पे हम चल गए जहां हमको मैंने गर्मी का थोड़ा सा एहसास हुआ, तो मेरा अनुकूल हुआ, मैंने मेरा हित में हुआ। तो आपका अगर हित में हो रहा है तो क्या हो गया? अनुकूल। अगर आप चाह रहे हैं उसका विपरीत हो गया तो क्या हो गया? प्रतिकूल। देखिए बोल रहा बोट, देखिए धारा के प्रतिकूल, यानी आप चाह रहे हैं कि धारा की दिशा में जाए, लेकिन आपको धारा रोक रहा है, यानी आपका विपरीत दिशा में काम हो रहा है। तो बोट माइनस वाटर, जो कि कितना दिया गया हम? तो सर 16 घंटे में 176 किलोमीटर चलता है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा जी? तो बोलिएगा सर चाल बराबर होता है दूरी अब बटा समय होता है। ठीक है। अच्छा दूरी कितना चल रहा है? तो बोलिएगा 176 किलोमीटर। अब कितना समय ले रहा है? तो बोलिएगा सर 276 किलोमीटर 16 घंटा में। अच्छा देखिए एक मरतबे 16 लगाते हैं तो एक 11 मरतबे कट गया, यानी सर इसका चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में, मतलब जैसा चाह रहा है वैसा उसका एनवायरमेंट मिल रहा है। तो धारा के अनुकूल यानी बोट प्लस वाटर, इसका चाल कितना है? तो बोल रहा 85 किलोमीटर चलता है 5 घंटा में। तो देखिए 85 अब बटा 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 85 बटा 5 कीजिएगा तो 17 हो जाएगा। यानी सर धारा के दिशा में हम चलते हैं ना तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि हमको स्थिर जल में नाव की चाल यानी बोट की चाल पूछ रहा था। देखिए यहाँ से काट जाएगा तो ये हो जाएगा 2b बराबर कितना हो गया? 28। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में मेरा दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोलो, रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और सुरेश अकेले उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखिए रमेश है ना, वो काम को कितना दिन में अकेले कर सकता है? तो बोलिएगा 16 दिन में। उसी काम को, जो काम रमेश कर रहा था, उसी काम को अगर सुरेश को लगा दिया जाए ना तो बोल रहा है 10 दिन में ही पूरा कर देगा। ठीक है। तो देखिए अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया? तो बोलेगा 80 हो गया सर। तो यानी 5 यहाँ हो गया 8। यानी कहने का मतलब अगर टोटल काम सर हम अगर 80 यूनिट मानते हैं तो रमेश एक दिन में 5 यूनिट करके 16 दिन में काम मेरा खत्म कर देगा। और अगर देखिए सुरेश अगर एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो 80 यूनिट काम 10 दिन में कर लेगा। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है दोनों मिलके एक साथ, तो हम लिख लेते हैं रमेश प्लस सुरेश। बोल रहा एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले, बोल रहा रमेश कार्य को पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अच्छा बताइए रमेश एक दिन में करता था कितना काम? तो बोलेगा 5 यूनिट। 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यानी कितना यूनिट काम ही छोड़ दिया? तो बोलेगा 5 गुना 4 यानी सर 20 यूनिट काम कम किया है। छोड़ना नहीं है, इसको 20 यूनिट काम करवाना है। तो 80 यूनिट पहले था, अब 20 यूनिट इससे काम करवाइए, जबरदस्ती करवाइए, नहीं करता था। तो अब काम कितना यूनिट हो गया?
100 यूनिट हो गया। और दोनों मिलकर एक दिन में करता है कितना, तो कहिएगा 13 यूनिट। तो 100/13 कर दीजिए। 13 सत्ते कितना हो गया 91, तो हाथ में रह गया 9, तो सात, 7 सही 9/13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, साइन ए बराबर 4/5 है। अच्छा साइन ए बराबर क्या होता है, तो कहिएगा, देखिए एगो हम जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं एच हाइपोटेनस, आई परपेंडिकुलर, आई हो गया बेस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो देखिए P/H, अब H बराबर ऐसे देखिए आपको डायरेक्ट P/H, तो B बराबर आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, कुछ कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना है। जैसे देखिए एगो लिख देते हैं 3 4 5, 3 4 5 हो गया। उसके बाद देखिए 7 24 25, इस सब ट्रिपलेट दो तीन को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो बी बराबर ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जब बी बराबर 3 हो गया, तो अब देखिए 2 प्लस टाइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा P/B। पी कितना है 4, अब बी कितना है 3। देखिए 4 प्लस कॉस थीटा बराबर B/H। बी कितना है 3 और एच कितना है मेरा 5 है। 3 दूनी 6 या 4 10/3 अगुना 5 और 20 और 3 23/5। ठीक है, 23/5 हो गया। देखिए 5 दूनी 10, यानी 13 दूनी 46/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, मेरा ए नंबर में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है 7/14 समानुपात x, सॉरी 7/14 8.5x। इसके बाद ए बोल रहा है 5.35 समानुपात 7/, बोला x और y का अनुपात किसके निकल रहा है, और y का अनुपात। देखिए इसमें दो को इक्वेशन दिया गया। पहला इक्वेशन क्या है, 7/14 समानुपात 8.7/1। दूसरा में क्या दिया गया है, 5/35 समानुपात 7/y। अच्छा इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है ना, जो बाया तरफ से लिखा हुआ है ना, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगा। तो देखिए 7/14, अब बराबर के हम साइन लगा लेते हैं, तो 8.7 अनुपात कितना हो गया x। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड के अगर बीच में बराबर है, तो जो काम आप लेफ्ट साइड कीजिए यानी बायां तरफ कीजिए, वही काम आपको दायां तरफ करना है। तो देखिए ई वाला डिजिट को अगर हम ई साइड इधर ले जाते हैं, तो ई वाला डिजिट को भी आपको ई साइड इधर ले जाना है। तो ये क्या हो गया, तो बोलेगा 14/7 बराबर x/8.7 यानी 8.7 हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14 के 4 बाकी है, और 8 दूनी 16 1 17 यानी 17.4 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। तो अभी बताए समानुपात लिखा रहता 5/35, इसको बराबर लिख लेते हैं 7/11। अब जो काम आप लेफ्ट साइड कीजिए वही काम आप राइट साइड कीजिए। देखिए इधर वाला को ऐसे ले जाते हैं, तो इधर भी ऐसे करना होगा। तो देखिए 35/5 बराबर कितना हो गया 22/7, 7×5 = 35 यानी 7, तो 22 बराबर कितना हो गया 49। अब हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, x और y का अनुपात। तो x अनुपात y लिखिए, तो x बराबर कितना है 174.17.4 और y बराबर कितना है 49 है। पॉइंट हटाइएगा तो बटा हो जाएगा 10, तो ये कितना मरतबा लग जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, ये हो गया 5। तो इसको लिख सकते हैं 87 अनुपात
इधर 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 245 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, मेरा ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बोल रहा है ना, एक निर्माता को 10% और थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। उस मेज के उत्पादन लागत रुपया में ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 है। नोट में लिखिए, मात्रा निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है और थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। अच्छा ये बताइए, मान के चलिए कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, ऐसा मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है, तो निर्माता को 10% लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ साइड में लिखते हैं 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। 1/10 कहने का मतलब है कि 10 पर 1 का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। तो कितना हो गया, तो 11/10। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा विक्रेता को 15% के लाभ होता है। अच्छा लाभ हो रहा था प्लस साइन से, अब 15% को 3/20 लिख सकते हैं, यानी 20 पर 3 का लाभ हुआ तो कितना हो गया, तो बोलिएगा 23/20। 23/20। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा खुदरा विक्रेता को 25% की लाभ होता है। अच्छा लाभ हो रहा था प्लस, अब 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया, तो 5/4। अब देखिए आगे बोल रहा है खुदरा विक्रेता, अच्छा मेज का उत्पाद लागत जो खुदरा विक्रेता को बेचा गया, इतना करने के बाद बेचा गया, कितना में बेचा गया, 31,900 में। ठीक है, तो देखिए काटा पीटी मचाना शुरू कर दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया x 31,900, इधर जाएगा तो गुना में 2 गुना 20 गुना 4, अब पाउंड कितना हो गया, 11 गुना 23। इसको सोल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन लमसम में अप्रोक्स में 20,000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी में होने वाला व्यय की तुलना में केवल 12% अधिक थी। यदि परिवार में पहले चीनी का मासिक खपत 18.4 kg थी तो चीनी का नई मासिक खपत कितनी है। अच्छा ये बताइए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, मूल्य में, तो बोलिएगा मूल्य में 28% की वृद्धि हुआ। अच्छा 28% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7/25 सर लिख सकते हैं। अच्छा 28% के 7/25 कहने का मतलब क्या है ना, कि पहले अगर मूल 25 होगा ना सर, 25 यूनिट या 25 रुपया कुछ भी कह लीजिए, पहले अगर मूल उसका 25 होगा ना तो उस पर 7 का वृद्धि हो गया, यानी 25 से मूल बढ़कर अब कितना हो गया, 32 हो गया। उसके बाद बोल रहा है ना, देखिए चीनी का मूल्य 25 है, उसके बाद देखिए व्यय की तुलना में केवल 12% अधिक है, यानी व्यय का मतलब होता है खर्च। खर्च कितना है, 12% अधिक, यहाँ लिख लीजिए खर्च। अच्छा 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पहले अगर 25 यूनिट खर्च होगा ना तो उस पर 3 यूनिट खर्च ये बढ़ गया, यानी कितना हो गया, अब 28 हो गया। अब आपको पता होगा खर्च हो गया, खर्च बराबर क्या होता है, तो खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होता है। ठीक है, अच्छा खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। अब देखिए अगर अभी अब जैसे देखिए आपको अभी सब्जी का खपत आपके पास 2 kg है और उसका मूल्य 40 रुपया है, तो आपको खर्च कितना हो रहा है, तो बोलिएगा सर डेली हमको 80 रुपया हो रहा है, क्योंकि 2 kg मेरे पास खपत है और उसका मूल्य 40 रुपया है। खपत अगर सेम रहेगा 2 kg रहेगा, लेकिन उसका मूल्य अगर आधा हो गया 20 रुपया हो गया, तो अब आपको पास खर्च कितना होगा, तो बोलिएगा 40 रुपया। यानी कहने का मतलब है ना कि अगर हम खपत सेम रखते हैं और मूल्य उसका कम गया सामान का, तो खर्च मेरे पास ऑटोमेटिक कम जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल आपको फिर समझाते हैं।
देखिए मूल अभी जैसे आप सब्जी खरीद रहे हैं तो मूल अब मान के चले कि 40 रुपया है, लेकिन खपत पहले आपके पास 2 kg था तो कितना पैसा खर्च हो रहा था, तो बोलिएगा 80 रुपया। बाद में भी मतलब सब्जी लाने गए हैं तो उसका मूल्य 40 रुपया है, लेकिन किसी कारणवश आप खपत कम कर दिए, 1 kg कर दिए, तो अब आपको खर्च कितना हो रहा है, तो 40 रुपया। तो कहने का मतलब है खर्च दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला तो मूल पे और दूसरा खपत पे। अगर मूल कांस्टेंट है यानी समान है, खर्च बढ़ गया तो मतलब खपत बढ़ गया तो खर्च बढ़ जाएगा। अगर खपत कांस्टेंट है लेकिन सामान का मूल्य बढ़ गया तो खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तब बोल रहा खपत में, खपत बराबर हम क्या लिखेंगे, तो सर खपत बराबर हो गया खर्च बटा मूल, खर्च बटा मूल। ठीक है, देखिए पहले पहले खर्च कितना कर रहा था, तो पहले खर्च बटा मूल हो गया। पूछ रहा हमसे क्या जी, खपत के बारे में पूछ रहा है, कितना खपत कम कर, तो खपत बराबर मूल हो गया 25 से। पहले मूल कितना था, पहले खपत 25 था तो 25 लिख लीजिए, अब मूल कितना था 25, तो 25/25 लिख लीजिए। उसके बाद अब देखिए अब मूल कितना हो गया, तो बोलिएगा 32, और खर्च कितना है तो कहिएगा 28, तो एक मतलब कट लग गया। इस 7/28 8/32, यानी 8 से 7 हुआ, कितना कम हुआ खपत में जी, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम हुआ खपत में। ठीक है, तो अब देखिए 1 यूनिट कम हुआ, तो 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा 16.1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मिनट, 11 नंबर बोल रहा है इसका 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय कर दिया है, और पहले की दूरी की दुगनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर दिया है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभ बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए क्या है, जो पहले बोल रहा है एक निश्चित दूरी, मान के चलते हैं कि एक निश्चित दूरी 1 यूनिट कितना चल रहा है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद बोल रहा है उससे दुगनी दूरी, अगर 1 यूनिट चला तो इससे दुगनी यानी 2 यूनिट, इससे चल रहा है 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बोल रहा है ना दुगनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर, फिर उसी मार्ग में प्रारंभ बिंदु पर वापस आती है, यानी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंचा, अब फिर वापस चले, जहां से गया था वहां वापस चला आया। अब बोल रहा है प्रारंभ बिंदु पर पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, यानी किस चाल से आया कि नहीं, देखिए गया 3 यूनिट तो आया होगा 3 यूनिट, तो मानते हैं कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड दिया गया है, एवरेज स्पीड कितना दिया गया है, तो बोलिएगा एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ये बताइए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर, तो बोलिएगा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी कितना तय किया, तो सर 1 यूनिट है 2 यूनिट, 3 यूनिट गया 3 यूनिट आया, यानी कुल दूरी चला 6। अच्छा कुल समय, तो समय तो पता नहीं, लेकिन समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 1 यूनिट गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2 यूनिट गया है 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 3 यूनिट वापस आया है जो कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, देखिए 6 अब, अच्छा इतना बराबर कितना दिया गया है, औसत चाल कितना है 56 है, यानी 56। देखिए यहाँ 3 दूनी 6 और 28 दूनी 56, अब ये के ऊपर में हो गया 3, देखिए
इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया 156। 156 तो है यहाँ हो गया 3। 156 बाई तो यहाँ लिखिए 3 बाई प्लस 8 बाई। अब बराबर 156 में 3 से गुना कीजिएगा तो छोटी 18 के 8 बाकी है। अब 15 45 1 46 इतना बराबर कितना है 28 है। 156 ऊपर जाएगा तो 3 गुना 156 बाई अपॉन 8 3 11 बाई प्लस 148 162 बराबर कितना हो गया 28। यहाँ 4 से लगाते हैं तो यहाँ 4 4 16 4 तिया 12 और 9 4 36 4 से लगाते हैं तो कितना हो गया 4 तिया 12 9 4 36 7 4 28। ठीक है 7 4 28 हो गया। अब देखिए 39 यहाँ इसको गुना कीजिए, यहाँ इसको गुना कीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं। 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 3 तिया 9 2 11 इतना बाई बराबर 11 7 77 बाई अब प्लस 468 गुना 7। इसको सोल्व कीजिएगा तो 40 बाई बराबर कितना हो जाएगा 468 गुना 7 बाई बराबर 468 गुना 7/40 क्योंकि सोल्व कीजिएगा तो बाई बराबर कितना आ रहा है नंबर क्वेश्चन है 11 है ना जी 81.9 आ जाएगा। ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया गया है। 12 नंबर बोल रहा चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और डी विकर्ण एसी पर डाले गए लंब की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण एसी की लंबाई सेंटीमीटर में निर्धारित करें। देखिए एक चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है जो हमको बताया नहीं गया, यानी हम कैसा भी चतुर्भुज मान लेते, मानिए एक चतुर्भुज बना दिए। ठीक है 90 हो गया इससे एक चतुर्भुज है, इसका बोल रहा है ना चतुर्भुज नाम दे दिए ए बी सी डी। उसके बाद बोल रहा है ना इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है कितना दिया गया है 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है उसके बाद बोल रहा है शीर्ष बी से डी विकर्ण एसी पर डाले गए लंब, यानी हमें को पहले विकर्ण बनाते हैं इसका। ठीक है अब बोल रहा है सी से, देखिए विकर्ण, उसके बाद बी और डी विकर्ण एसी पर डाला गया लंब, यानी अब हम बी से लंब डालते हैं और एक डी से लंब डाल दिए। लंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 डिग्री बना लिए। ठीक है उसके बाद देखिए बोल रहा है कि सी से डी कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो बोलिएगा 11 है आई 12 है। तो बोल रहा हमको एसी विकर्ण की लंबाई। अच्छा ये बताइए इस त्रिभुज को अगर आप देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज को हम अगर बाहर निकालते हैं तो कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो बोलिएगा ऐसा त्रिभुज बन रहा है। अच्छा ये बताइए ए है सी है डी है ये 12 है। अब ये बताइए जिस पे लंब डाला जाता है वो क्या होता है, तो सर जिस पे लंब डाला जाता है वो बेस होता है। ये क्या हो गया बेस, यानी आधार हो गया। लंब हमेशा किसका काम करता है, ऊंचाई का काम करता है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बोलिएगा 1/2 आधार, आधार यानी बेस कितना है तो बोलिएगा AC। अब गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 12। अच्छा ई त्रिभुज को देखते हैं तो इसमें भी लंब डाले हैं। लंब हमेशा जिस पे डाला जाता है वो बेस का काम करता है और लंब ऊंचाई का काम करता है। बेस इसका आधार कितना हो गया तो बोलिएगा 1/2 आधार हो गया AC और ऊंचाई हो गया 11। अब देखिए 1/2 AC इसमें भी कॉमन है, 1/2 AC इसमें भी कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो अब क्या हो गया 12 + 11 यानी 1/2 इतना बराबर दिया गया है मेरा कितना 299 और 1/2 गुना AC बराबर कितना हो गया 11 12 23 बराबर 299। अभी देखिए 23 से अगर इसमें लगाते हैं तो एक मरतबे 23
तो 1 मरतबे 23 जाएगा, तो 6 और 3 तो 23 13 मरतबे लग गया। ठीक है, एक यहाँ 23, हाँ इससे 13 मरतबे कट गया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 13, इधर भागा में जो हो जाएगा गुना में, AC बराबर हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में मेरा दिया गया। ठीक है, अब देखिए यही फार्मूला को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या याद रखना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग होता है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा। 1/2 अगुना विकर्ण विकर्ण अगुना विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना AC। अब विकर्ण पर डाले गए लंब कितना है, तो अगर D है तो इसको E नाम देते हैं, और इसको अगर F नाम देते हैं तो क्या होगा, 1/2 TE अब प्लस BF। ठीक है, जो कि डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, इतना डिराइव करने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए लिखा है 7x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 के लिए k का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान है। अच्छा आपको पता होगा, सबसे पहले देखिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी देखिए b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 हो गया तो क्या होगा, तो बोलिएगा मूल होगा ना, मूल वास्तविक अब असमान होगा। ठीक है, अगर देखिए b² माइनस 4ac क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, 0 हो गया था, इसमें क्या होगा, मूल होगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। देखिए b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या हो गया, अवास्तविक अवास्तविक, या इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक समान है यानी कितना, इतना बराबर 0। देखिए b² यानी 16 और माइनस 4, एक जगह पर कितना है k, 80 की जगह पर 7, अब वास्तविक का समान है तो इसके लिए हो गया 0। देखिए 16 ये कितना होगा, 728 के बराबर 0। तो देखिए 16 बराबर कितना हो गया, 28 के 4 चौ 16 या 7 चौ 28 के बराबर कितना हो जाएगा, 4/7, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखिए, बोलो त्रिभुज ABC में भुजा AC AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, एवं हम त्रिभुज बनाते हैं ABC। बोल रहा है ना, भुजा AB को और AC को D और E तक बढ़ाया जाता है, इसको हम आगे बढ़ा दिए इस D तक और भुजा AC को E तक बढ़ा दिए। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है एंगल, क्या बोल रहा है, CBD यानी E वाला एंगल, उसके बाद बोल रहा है BCE E वाला एंगल एक बिंदु P पर समद्विभाजित करता है, यानी ये बिंदु P है तो इस पर दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी समद्विभाजित करता है। तो बोल रहा है ना एंगल A 84 है, E वाला एंगल कितना डिग्री है, 84 डिग्री। तो बोल रहा है एंगल P का मान, तो देखिए
बाह्य समद्विभाजक है ना, तो बाह्य समद्विभाजक रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस एंगल A/2, यानी देखिए 90 एंगल A कितना हो गया 84/2, यानी 90 माइनस ये कितना हो गया 42 बराबर कितना हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में दिया गया है। यही देखिए अगर ऐसा होता आंतरिक समद्विभाजित करता, अगर देखिए ए है बी है सी, अब बिंदु बी या सी है जो समद्विभाजित करता है लेकिन आंतरिक समद्विभाजित करता है, इंटरनल बाइसेक्ट करता है बात के ऊपर पी पर, तो ई अगर एंगल थीटा है ना तो ई क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा एंगल पी होगा जब क्या होगा 90 प्लस θ/2। इसी तरह से एक डायग्राम और आपको बनाते हैं, जैसे देखिए एंगल त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी त्रिभुज एबीसी है। अब बात के ऊपर एसी समद्विभाजित कर रहा है किस पर, एसी समद्विभाजित कर रहा पॉइंट पी पर, तो ये अगर एंगल बी थीटा है तो ये क्या आ जाएगा एंगल पी बराबर, या एंगल ई बी है तो ये एंगल अगर एंगल ए देते हैं तो ये हो जाएगा, ये अगर ए लेते हैं तो ये हो जाएगा A/2, ये अगर 90 प्लस एंगल B/2। इसी तरह से एक डायग्राम और देख लीजिए, अगर ऐसे है त्रिभुज और ये क्या कर रहा है एसी समद्विभाजित कर रहा है आंतरिक रूप से, तो इसका जो एंगल P होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ABC 90 प्लस एंगल C/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाजित है, विभाज्य है, किससे विभाज्य है जी, तो बोलिएगा 22 से। अच्छा 22 से विभाज्य का मतलब क्या है ना, कि जो संख्या 2 से 11 से पूरी विभाज्य होगा, संख्या 22 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन हम ए लेते हैं, ए में कितना दिया गया है 86, बी में कितना दिया गया है 719, सी में कितना दिया गया है 71, और डी में 7664। अच्छा ये बताइए 2 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, देखिए 2 से विभाज्य क्या होता है, जिसका लास्ट अंक सम हो, दो से विभाज्य का मतलब होता है जिसका लास्ट अंक सम हो। तो ये देखिए लास्ट अंक सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो, लिख देते हैं संख्या, या जीरो हो, या जीरो। ये बताइए लास्ट में सम संख्या कौन में है, ये तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, ये भी 2 से विभाज्य होगा नहीं क्योंकि ना सम संख्या है ना जीरो है, तो बच गया ए और डी। 11 से डिवाइड का मतलब अल्टरनेट संख्या का योग या तो जीरो हो या 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए इसमें चेक करते हैं तो कितना हो गया, तो कहिएगा 7 और 6 कितना हो गया 13, ये हो गया 10, 13 में से अगर 10 घटाते हैं तो 3 आता है, जो कि ना तो 7 का मल्टीपल है और ना जीरो है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तो कितना हो गया, तो 8 7 15, आई हो गया 9 6 15, यानी 15 माइनस 15 मेरा जीरो हो गया। आपको पता है 11 से डिवाइड का मतलब अल्टरनेट संख्या का अंतर, अल्टरनेट संख्या का योग का अंतर चाहे जीरो हो या 11 का मल्टीपल हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है यदि करा कोई धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद 7500 रुपया हो जाता है, तो दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए दर कितना दिया गया है, तो बोलिएगा दर है 12.5%, यानी 12.5%। अवधि यानी समय कितना वर्ष दिया गया है, तो बोलिएगा 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए हो जाता है, जैसे आप किसी को पैसा दिए और उसके पास आपका पैसा सपोज हो गया,
हो जाता है कि मतलब क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन। जैसे आप 100 रुपया किसी को दिए हैं ब्याज पर, आप बोल रहे हैं कि उसके पास 150 रुपया हो गया, तो 150 रुपया कैसे हो गया, तो बोलेगा 100 रुपया तो हम उसको दिए हैं जो तो लेवे करेंगे, अब 50 रुपया उसको ही ब्याज हो गया, जो कि टोटल मेरा 150 रुपया हो गया। हो जाता है, जहां भी लिखा रहेगा हो जाता है, इसका मतलब हो गया मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन कितना दिया गया है, तो बोलेगा 7500। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर मिश्र धन जो होता है ना, वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, ब्याज। अच्छा ये बताइए, किसी को आप पैसा दिए, ये नेक्स्ट, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, चाहे आप किसी को 500 रुपया दीजिए और चाहे 5000 रुपया दीजिए, हमेशा आपके लिए 100% है, तो मूलधन हो गया 100%। अच्छा तो यहाँ लिख लेते हैं 100%। अच्छा ये बताइए, एक वर्ष के लिए अगर आप पैसा दिए होते हैं तो आपको इस पर कितना ब्याज मिलता, तो बोलेगा 12.5%। अच्छा तो पैसा दिए कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो सर इसमें हम 200 गुना कर लेंगे, तो अब मूलधन 100%, अब ब्याज हो गया 25%, यानी मिश्रधन हो गया 125%। अच्छा मूलधन मिश्रधन हो गया 125%। अब बोल रहा है ब्याज, तो देखिए 125% में मिश्रधन कितना है 125, और रुपया में कितना दिया गया, तो बोलिएगा 7500, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 7500 अपॉन 125। हमको निकालना है ब्याज, क्योंकि ब्याज कितना है 25% है, तो गुना कर दीजिए 25%। प्रतिशत से प्रतिशत हो जाएगा इधर कैंसिल, पापा चे 25 5, यहाँ हो गया 15 5 75 15, यानी ब्याज जो मिलेगा ना मेरा सर 1500 रुपये मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में मेरा दिया गया है। 17, एक समूह में विद्यार्थियों की औसत वजन 75.4 केजी था, बाद में 72.9 केजी, 73.8 केजी और 79.5 केजी और 87.4 केजी वजन वाले 4 विद्यार्थी शामिल हो गए। देखिए औसत वजन कितना था, तो बोलिएगा औसत वजन तो है ना 75.4 केजी, अभी औसत वाला क्वेश्चन आपको बताए हैं। अच्छा तो 4 विद्यार्थी शामिल हुआ, उसका वजन कितना है, तो बोलेगा एक का है 72.9, दूसरा का जो वजन है कितना है 83.1, तीसरा का वजन है 79.5, चौथा का वजन है 87.4। तो बोल रहा है ना, देखिए अब ये औसत वजन अगर 75.4 केजी है, अगर इस वजन से कोई भी व्यक्ति ज्यादा वजन के आ जाएगा तो पूरा औसत पेज बढ़ा देगा, अगर कम के आएगा तो क्या करेगा, ये औसत को क्या कर देगा और कम कर देगा। अच्छा ये बताइए 72.9 केजी 9 केजी क्या आया है, औसत 75.4, यानी औसत को क्या कर रहा है घटा रहा है, कितना घटा रहा है, कहेगा 14 9 6 14 6, नहीं देखिए हाँ 14 9 5 14 जी, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो गया कितना 4, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2, यही हो गया। यहाँ देखिए यहाँ एकदम पैसा लिए, देखिए एकदम पैसा ले लें 14 14 तो 72.4 है ना औसत, ये 75.4 72.9, एकदम पैसा लिए 14, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 5, ये हो गया 4 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 75.4 में से 72.9 घटाइए, अब हो गया 14 9 5 4 में से, यानी हो गया 2.5, ये कितना हो गया 2.5। अच्छा ये देखिए ये औसत को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो बोलिएगा घटा रहा है, कितना घटा रहा है, तो ये हो गया 14 814 6,
ये हो गया 4 में से 3 गया 1 यानी 1.6। इसको देखिए ये औसत को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 1। 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 4.1 है। इसको देखिए कितना बढ़ा रहा है तो 0, यहाँ हो गया 7। 7 में से 5 गया 2 है 1 यानी 12 के 12। अभी देखिए घटा रहा है तो माइनस माइनस, अभी बढ़ा रहा है तो प्लस, अब प्लस ये कितना हो गया तो -4.1 प्लस 4.1 प्लस 12 यानी क्या हो गया, इसे कैंसिल। यानी औसत में जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, 12 kg। अब 12 kg बढ़ने की वजह से जो औसत बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, 12 kg 240 ग्राम। तो 240 कर लीजिए, तो देखिए 240 बटा 12 kg पर बढ़ रहा है। तो देखिए 12 kg को 1000 करेंगे तो इतना, अब बटा 240। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, यही हो गया 50। यानी अब जो संख्या हो गया अब वो कितना हो गया, 50। लेकिन पूछ रहा ना प्रारंभ में कितना था, तो बोलेगा 4 को आयला के बाद में 50 हुआ, तो 4 कटा दीजिए, यानी हो गया 46। ठीक है, चलिए 19 नंबर बोल रहा है ना, एक बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा है। यदि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन का वर्ग पृष्ठ, अच्छा बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए एक वो बेलन बनाते हैं सबसे पहले, इसका वर्ग पृष्ठ का मतलब क्या होता है ना, ये इसको छोड़ना है, नहीं लेना है, और इसको नहीं लेना है। तो बेलन का जो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), ठीक है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माने इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h). अब बेलन का जो संपूर्ण, देखिए 2πr(h) क्यों होता है, देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है। देखिए जैसे एगो, देखिए सबसे पहले वो हम चादरा लेते हैं, इसमें कि एगो चादरा लिए सपोज, और इसको हम रोटेट करके बना दिए बेलन। देखिए इसको हम मोड़ करके और ऐसे बेलन बना दिए। तो देखिए बेलन बना दिए तो ये कैसा, ये जो इस सेक्शन है वो कैसा, देखिए ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हम बनाए जो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप नहीं करेगा। तो इस सेक्शन जो कैसा है तो वृत्ताकार है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr। तो इसका एरिया पता चल गया, और इसमें से गुना कर देंगे हाइट से, तो हमको टोटल एरिया पता चल जाएगा ना। तो बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस बराबर। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इन प्लस। देखिए संपूर्ण का मतलब है ना, वर्ग पृष्ठ का मतलब है कि खाली इसको लेना है, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि देखिए जो होल दिख रहा है ना, इसको इस साइड से पूरी तरह से ढक दिए, और ये जो होल दिख रहा है इसको भी पूरी तरह से ढक दिए। तो देखिए ये ढक दिए, तो इसको ढकने में जो हमको माने पेपर का या जो जिस चीज को हम बेलन बना उसका इस्तेमाल करेंगे, तो कैसा है, वृत्ताकार। वृत्त का एरिया क्या होता है, πr²। उसी तरह से ऊपर भी आता है, देखिए 2 है ना जी, तो 2πr²। देखिए 2πr(h), देखिए 2π और 2π दोनों में कॉमन है, 2πr(h), देखिए 2πr दोनों में कॉमन है, तो 2πr कॉमन है। तो ये हो गया h, r² है ना, तो ये हो जाएगा r। तो देखिए अब दोनों में कट रहा है क्या, तो कहेगा 2πr और 2πr कट रहा है। अच्छा ऊंचाई दिया गया है, कितना ऊंचाई दिया गया है, तो बोलिएगा h बराबर जो दिया गया है ना 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12। अब देखिए 12 इंटू r, नहीं सॉरी, h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए h कितना है 12 अब प्लस r। तो देखिए h बराबर तो बोल रहा है इसका आधा है, सॉरी देखिए इसका बोल रहा था क्या आधा है, तो 1/2 कर लीजिए। तो सोच रहे यार कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो 1/2 की जगह तो इधर हो जाएगा 2 से गुना, तो हो जाएगा 24 बराबर
आर प्लस आर, 24 बराबर 12 प्लस आर, तो आर बराबर 12। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, देखिए बोल रहा है व्यास, टी बराबर क्या होता है 2 है, तो 2 गुना 12 की जगह हो जाएगा 24, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा किस में दिया गया है, अपना इस नंबर है बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना बराबर जो दिया गया है मेरा कितना दिया गया है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 34 अनुपात 61 अनुपात 45 है। अच्छा हमसे पूछ रहा है क्या, किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए का। अच्छा ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अगर हमारा वैल्यू दिया क्या है, तो आप क्या कीजिए ऊपर वाला जितना भी दिया गया ना सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा जब ऊपर वाला को जो जोड़ दिए, अब ऊपर वाला कहने का मतलब अगर लेफ्ट साइड वाला को जोड़ दिए तो आपको राइट साइड वाला को भी जोड़ना होगा, इसको बराबर लिख लीजिए। देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6 और 4 10, तो बूंदा हाथ में एक हो गया था 5, 6 5 11, 11 3 कितना हो गया 14, यानी 140 आ गया जोड़ करके। अभी देखिए ए स्क्वायर कितना बार है, 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है तो लिख देते हैं 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार है तो लिख देंगे 2c स्क्वायर, बराबर कितना हो गया मेरा 140 हो गया। अब देखिए अगर सब में 2 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 140। 140 यहाँ देख 2 से भागा दीजिएगा तो 70 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ गया 70। अब इस सोचिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर अगर हम 34 रख लेते हैं तो 34 प्लस सी स्क्वायर कह सकते हैं, जो कि हो गया 70 के बराबर है। तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर 34 जाएगा तो कितना बचेगा 36, तो सी बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 6 हो गया। चलिए उसी को इधर देख लेते हैं यार। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 है, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख लें, तो उसका वैल्यू रख लेते हैं 61। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 61 बराबर कितना हो गया 70, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ 61 है ना जी, 61 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 9, तो ए बराबर कितना हो गया, तो 9 का रूट 3 हो गया। उसी तरह से देखिए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर के वैल्यू 45 रखिएगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 45 उधर घटेगा 70 में तो 25, तो बी बराबर हो गया 5। अब हमसे पूछ रहा किसका ए प्लस बी, ए कितना आया है 3 और बी 5 यानी 8 हो गया। बी प्लस सी, बी कितना है 5 और सी कितना है 6 यानी 11 हो गया। सी प्लस ए, सी 6 और ए कितना है 3, 6 3 9 हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है जी 8 11 9 ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर बोला 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 लेना। अच्छा देखिए अब हम वायर बनाते हैं यानी तार बनाए, ठीक है। तार बना दिए, देखिए हालांकि इतना मोटा नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। अब देखिए इसका जो बोल रहा है व्यास यानी जो इसका डायमीटर है वो कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा बोल रहा है इसका लंबाई जो तार है इसका लंबाई है यानी कितना लंबा है, यानी एच बराबर अगर लिखिएगा तो बोल रहा है 56 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इसका आयतन, तो देखिए तार कैसा होता है, देखिए इतना, जैसे देखिए इस सपोज देखिए मार्कर मेरा अगर वायर है
तो इसका देखिए, इसका जो आयतन होगा क्या होगा, तो बोलेगा बेल, मार्कर सर हमको देखने में लग रहा है बेलनाकार। अब बेलन का आयतन कितना होता है, तो बोलिएगा बेलन का जो आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बोलेगा सर इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच आया कहाँ से, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो मेरा जो क्वेश्चन है, वो मान के चलिए इसको हम एगो बेलन बनाते हैं। तो देखिए मोड़ करके अगर इसको बेलन बनाए तो इधर से देखने में आपको कैसा लग रहा है, तो बोलेगा देखने में हमको वृत्ताकार लग रहा है। यानी ई एरिया सर अगर वृत्त है, ओवर अगर लाइफ नहीं करता, तो वृत्त के एरिया में अगर हाइट से हम गुना कर देते ना, तो हमको बेलन का आयतन पता चल जाता। यानी ये देखिए वृत्त का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये जो बेलन का ऊंचाई है ना उससे गुना कर देते हमको बेलन का आयतन पता चल गया, यानी वॉल्यूम पता चल गया। तो देखिए बेलन का आयतन हमसे पूछ रहा है, के नंबर क्वेश्चन है 21। देखिए ये कितना, पाई के वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 आर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए डायमीटर अगर उसका 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुना 3 रख लीजिए। ऊंचाई कितना है 56, तो 56 यहाँ लिख दीजिए। 8 7 56, 8 यहाँ देखिए 8 दूनी 3 3 9 9 72, यानी 22 गुना 72 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो 22 दूनी 44, हाथ में रह गया 4। अब 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 28 और 4 कितना हो गया 32, हाथ में 3 और 7 दूनी 14 3 17। सॉरी देखिए 1 मिनट 22 दूनी 44, हाथ में 4, अब 22 7, तो हमको 7 दूनी 14, 1 मिनट देखिए 22 दूनी 44 किए तो हाथ में रह गया मेरा 4। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14 या 4 18 होगा, हाथ में रह गया 1 और 7 दूनी 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि 1584 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया गया। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर बोला दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 420 और 6 है, संख्याओं का योग 102 है, तो संख्याओं का अंतर। अच्छा एलसीएम कितना दिया गया है, तो बोलेगा एलसीएम 120 है, और एचसीएफ कितना है, तो बोलेगा एचसीएफ 6 है। संख्याओं का योग मानते हैं कि पहला संख्या, देखिए संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग अगर पहला मानते हैं 6a है और दूसरा मानते हैं 6b बराबर 102। अब बोलिएगा सर संख्या 6a या 6b क्यों लिए, देखिए एचसीएफ होता है ना जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एक संख्या 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 15 20 अगर हम 30 ले लेते हैं, तो ये बताइए 15 20 और 30 का एचसीएफ कितना होगा, तो बोलिएगा एचसीएफ सर 15 20 और 30 का 5 होगा। अच्छा ये बताइए एचसीएफ 15 20 और 30 को, 3 को संख्या लिए, पहला संख्या 15, दूसरा 20 और तीसरा 30 लिए, तो एचसीएफ 5 हुआ। तो ये बताइए 5 से पूरी तरह से 15 काट रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा काट रहा है। 20 काट रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा काट रहा है 5 से। 30 काट रहा है 5 से कि नहीं, तो काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है उस संख्या का मल्टीपल होता है, यानी संख्या में छुपा हुआ होता है। एचसीएफ से भागा दीजिएगा तो पूरा संख्या में लग जाएगा। तो देखिए अगर एचसीएफ मेरा 6 है तो हम मानते हैं कि पहला संख्या मेरा 6a है, दूसरा संख्या को 6b मान लिए, और दोनों का योग क्वेश्चन में 120 दिया गया है, यानी 6a प्लस 6b बराबर 120। अच्छा एक 6 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, a प्लस b बराबर 120। 120 में अगर 6 से भागा दीजिएगा तो एक मरतबे कितना, 102 में 6 से दीजिएगा भागा कितना हो जाएगा, तो बोलेगा एक मरतबे अगर हम 6 लगाते हैं तो हाथ में बच गया 4, 4 बच गया तो हो गया 42, अच्छा का 42 यानी 17 आ गया, a प्लस b बराबर 17। अच्छा एलसीएम क्या होता है, तो सर एलसीएम होता है संख्याओं का गुना करने पर, तो दोनों संख्या को गुना कीजिए तो 6a और गुना 6b बराबर कितना दिया गया है एलसीएम, सॉरी देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है 22। एलसीएम दिया गया 420, तो 6a गुना 6b बराबर 420 हो जाएगा। देखिए 420, तो इसमें देखिए 6 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 7 का 42, हाँ 7 का 7 5 35 7 का 42 70, a गुना b बराबर कितना हो जाएगा मेरा 70
अब देखिए तो 6a गुना 6b बराबर, हाँ देखिए 6a और 6b। अब देखिए 6a सबसे पहले आपको समझा देते हैं, 6a और 6b इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा छो अगर हम लेंगे तो a और इंटू बी, यानी छो ए 6ab हो जाएगा। 6a और 6b का एलसीएम कितना हो जाएगा 6ab, तो यहाँ लिख लीजिए 6ab, तो छो से कट जाएगा कितना मरतबे 70 मरतबे, यानी ए बी बराबर कितना हो गया 70 हो गया। अब देखिए ए बी बराबर 70 हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 17 हो गया। अब बोल रहा संख्याओं का अंतर, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस पर भी बना सकते हैं, या सोच के देखिए कि कौन ऐसा संख्या दो बोले जिसका योग 17 हो और गुना करने पर 70 हो, तो बोलिएगा ए वो लीजिए 10 और दूसरा लीजिए 7, दोनों का जोड़िएगा तो 17 होगा, गुना कीजिएगा तो 70 होगा, यानी एक संख्या 10 और एक संख्या 6 लीजिए। अच्छा संख्या हम माने हैं क्या, तो बोलिएगा ए ओ के माने 6a और दूसरा के माने हैं 6b। तो देखिए यह हो गया 60, आई हो गया कितना 42, दोनों का अंतर जो कि कितना हो गया 18 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया सी में दिया गया है। चलिए 23 नंबर बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया गया है 159, ठीक है। ए बी बराबर कितना है 10, उसके बाद कंडीशन दिया गया है, सॉरी यार अच्छा से कंडीशन क्या दिया गया है कि पी है जो क्या है ए से बड़ा है। अब पूछ रहा है हमको वैल्यू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का। अभी देखिए ए माइनस बी है ए प्लस बी का पूछ रहा है। अब आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू रखते हैं तो कितना रख सकते हैं 159 माइनस 2 गुना 10, यानी कितना हो गया, तो बोलेगा 159 माइनस 20, यानी कितना हो गया 159 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 60 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 40, यानी 149 हो जाएगा। 169 सॉरी 169 तो 149 हो जाएगा। कहता ए माइनस बी बराबर तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 100√49। इसी तरह से अगर यहाँ प्लस लीजिएगा तो अभी क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 169 प्लस 20 यानी कितना हो गया 16 2 18 189 अंडर रूट हो जाएगा। अब हमसे ए माइनस बी बराबर पूछ रहा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 149 अपॉन 189 के अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 बोल रहा है एक्स बाई क्यू माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक्स किसका व्युत्क्रमानुपाती है बाई पे पावर 3 माइनस 1 के। अच्छा ये बताइए समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता तो कोई कांस्टेंट आता है, हम लिखते एक्स बराबर के इंटू 1/बाई पे पावर 3 माइनस 1। अब देखिए बोल रहा बाई बराबर अगर हम 4 रखते हैं ना तो एक्स बराबर 6 जो बराबर होता है, तो बाई बराबर 4 रखिए, एक्स बराबर 6 के बराबर होता है, बाई बराबर 4 रखेंगे तो 4 पे पावर 3 माइनस 1, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 6 4 4 16 4 64 में से एक जाएगा 63। अब बोल रहा है कि अगर हम बाई बराबर 8 रखें तो के बराबर कितना होगा, देखिए एक्स के वैल्यू कितना है 6 गुना 63 अपॉन बाई बराबर कितना रख रहा है 8, तो 8 के क्यू माइनस 1, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 6 गुना 63, इसी को गुना लिख लीजिए 1/8 के क्यू कितना होता है 512, 512 में से एक जाएगा तो 511 हो जाएगा, ठीक है 511 हो गया। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 7 कितना ऑप्शन 73 में 7 से लगाइएगा तो 73 मरतबे, 7 से लगाइएगा तो 9 मरतबे, यानी एक्स बराबर 9 बजे 9 छका 54 बटा 73, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बोल रहा
दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरी नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा तो दो नल मान के चलते हैं कि एक नल ए है, 3 घंटा में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा नल बी है ना, कितना घंटा में भर सकता है? 57 घंटा में भर सकता है। आप बोल रहे हैं तीसरा नल जो खाली कर सकता है 3 घंटा में, यानी एक सी होगा सर जो 3 घंटा में इसको खाली कर देगा। खाली कर रहा है इसलिए इसको माइनस साइन से डिनोट किए। तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? तो बोलेगा सर 57 होगा। 19 बीतिया 60 यानी 19 तिया 57, आई हो गया 1, आई हो गया कितना? -19, यानी सर 19 माइनस 19 प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बार में 1 यूनिट पानी भरेगा। तो हमको 157 यूनिट पानी भरने में इतना बटा 1, इसका 1/3 तो 1/3 कर दीजिए, तो कि 19 तिया 57। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा 19 घंटा। आवा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। कह रहा है ना, एक घर की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोर की लंबाई दिया गया है। कितना दिया गया है? 3x प्लस 8y और प्लस 5। अच्छा ये बताइए घान, देखिए घान क्या होता है? तो देखिए अगर हम घान बनाते हैं तो घान का मतलब इसका सभी भुजा सर बराबर होता है। एक घान बनाए यानी ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो देखिए इसका बोल रहा है ना कि एक कोर की लंबाई, कोर का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कॉर्नर से यहाँ तक की जो लंबाई होता है ना, वो कितना दिया गया है? 3x प्लस 8y प्लस 5 है। अब ये बताइए घन कैसे बनता है? तो बोलिएगा ना कि सर 6 को हम वर्ग को ऐड करते हैं ना, तब जाकर के एगो हम 6 गो वर्ग को वर्टेक्स को ऐड करते हैं तब एगो घन बनता है। यानी सर अगर घन को हम पूरी तरह से खोल देंगे ना तो हमको 6 गो वर्ग प्राप्त होगा। कैसा वर्ग प्राप्त होगा? 6 गो, ठीक है। अच्छा ये बताइए जब आप घन को खोले तो आपको 6 गो वर्ग मिला, 6 गो वर्ग मिला। अच्छा ये बताइए वर्ग का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? तो सर भुजा स्क्वायर होता है। तो ये बताइए एगो के एरिया भुजा स्क्वायर, आप पूरा घन को खोले तो आपको क्या गो वर्ग मिला? ऐसे देखिए घन को आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप एगो लिडो का जो पासा होता है ना जी, जिसको गोटी बोलते हैं, वो गोटी ले लीजिए। लिडो का जब गोटी पासा लीजिएगा ना तो वो क्या होता है? एक घन है। क्यों? क्योंकि उसका सभी साइड बराबर होता है। और उसमें देखिएगा एक से जो लिडो का गोटी लीजिएगा यानी पासा लीजिएगा, उसमें 1 से 6 तक लिखा रहता है, यानी उसमें सर टोटल साइड होते हैं जो 6 गो होते हैं। और जब हम घन को खोलेंगे ना तो हमको 6 गो वर्ग मिलेगा। और एक वर्ग का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब वर्ग है क्या वो? तो बोलेगा 6 गो। तो हम कह सकते हैं कि जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब बोल रहा हमको 4 गो लेना, यानी सर 2 गो घन को हम अपना आंख मूंद करके मिटा दिए। अब बच गया मेरा कितना? 4 गो। तो 4 गो के एरिया कितना हो जाएगा? तो बोलेगा 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एगो जो भुजा यानी साइड का वैल्यू दिया गया है, एगो भुजा यानी साइड का वैल्यू दिया गया है 3x प्लस 8y प्लस 5। हमको निकालना है कितना गो? 4 गो के निकालना है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए 4 गो के निकालना था 4, ए बराबर इतना है तो इसको स्क्वायर करना है ना जी। 3x प्लस 8y प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए। अभी देखिए सर 3 टर्म इसमें आ गया, एगो तो 3x आ गया, एगो 8y आ गया, तीसरा 5 आ गया, यानी 3 गो आ गया। तो हम जानते हैं सर a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर होता है ना, क्या होता है? तो बोलिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। चलिए ये वैल्यू पर अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए 4 ए स्क्वायर, ए बराबर मेरा कितना? 3x है, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 8 64 y स्क्वायर
80 स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 इंटू, चलिए हम बड़ी कोष्ट लगा लेते हैं, 2 इंटू ए बी यानी 8 दिया 24x/, प्लस बी सी यानी 8.40/, प्लस सी ए यानी 5 दिया 15x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 है निजी, तो 4 से यहाँ गुना कीजिए, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36x², अब प्लस 64 चौक कितना होगा, तो बोलिएगा 4 चौक 16, हाथ में 1 और 6 चौक 24 1 25 यानी 256y², प्लस कितना हो गया 25, 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो 100। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 दूनी डायरेक्ट 8 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। अब 24 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो कहेगा सर 24 चौक 96 और 24 चौक 96, अब 45 95 दूनी 190 यानी 192 हो जाएगा, 192 x/। 40 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 320/, अब प्लस 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो 15 चौक 60 और 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120 एक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मेरा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर बोल रहा, अमित ने समान धनराशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया था। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष और दोनों धनराशियों के लिए ब्याज की दर 4% थी। अंत में उसे प्राप्त दोनों ब्याजों में 44 का अंतर था, तो निवेश की गई प्रत्येक राशि कितनी थी। देखिए कितना, देखिए 2 धनराशि बराबर निवेश किया, जिसका समय कितना है, तो बोलेगा समय है जो 2 वर्ष है। अच्छा किस दर से किया है, तो बोलेगा 4%। और CI का अंतर कितना है, तो बोलेगा 44 है। अच्छा ये बताए 4% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा 1/25। इस समय 2 वर्ष है जी, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, यानी कितना हो गया 625। मान लीजिए कि मेरा 625 यूनिट मूलधन है। फर्स्ट वर्ष ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा 1/125 यानी 25 लगेगा। दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा 1/25 यानी 25 लगेगा। फिर इस पर दूसरा वर्ष, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज लगबे करेगा, लेकिन जो पीछे वाला ब्याजवा है ना उस पर भी ब्याज लगेगा, तो 25 पर 1/25 ब्याज लगेगा, यानी हो जाएगा 1। अच्छा ये बताइए, ये जो 25 लग रहा है किस पर लग रहा है, मूलधन पर लग रहा है सर, तो ये हो गया मेरा CSI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल अगर देखते हैं तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, देखिए देखिए 625 को अगर 1/25 से भाग देते हैं तो आ गया मेरा 25, तो ये मूलधन पर लगा ब्याज। दूसरा वर्ष देखे तो आया 25, तो लेकिन मूलधन पर ब्याज आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि हम मूलधन पर ब्याज लेंगे और उसका जो पीछे जितना भी ब्याज है ना हमको उस पर भी ब्याज चाहिए। तो पीछे वाला ब्याज में कितना था, पहला वर्ष वाला था 25, अब 25 का 1/25 1, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो कहिएगा 26 हो गया। अब हमको दिया गया है कितना, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 44 है। तो देखिए 26 - 25 करते हैं तो बचता है मेरा 1 यूनिट बराबर अगर मेरा 44 है तो हमारा मूलधन कितना माने हैं, तो 625। 625 में 44 से गुना कीजिएगा तो कितना हो रहा है 27,500, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, मेरा डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताइए, इसका वैल्यू पूछ रहा है, दो अगर हम इसमें कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, कहिएगा कॉट स्क्वायर ए अब +1। अभी देखिए ऐसे कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए +1, और नहीं तो इसको आप सिंपल ऐसे बना लीजिए। देखिए कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पे पावर 4 के कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या क्या होता है, तो बोलेगा कोसेक स्क्वायर ए -1, इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए -1। अभी देखिए a - b के होल स्क्वायर पर चल गया तो a स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर -b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2a यानी कोसेक स्क्वायर a 2ab कोसेक स्क्वायर a अब प्लस
कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। अभी देखिए -1 और +1 कट जाएगा, ये हो गया कितना, इसके पावर 4, कोसेक स्क्वायर पे पावर 4, ये 2 में एगो चल जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, मेरा सी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा। 30 नंबर बोला ना, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने बाद 687 रुपया परिवहन पर और 7,483 रुपया किराए पर खर्च करता है और शेष 218 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। अच्छा ये बताइए, घर पर कितना खर्च कर रहा है। अच्छा सबसे पहले समझिए, किसी का भी वेतन होता है ना, वेतन कितना होता है, लिख देते हैं, वेतन 100% होता है। तो बोलेगा सभी का 100% होता है। हाँ, अगर आप 5,000 रुपये मंथली कमा रहे तो आपका लिए 100% है। अगला पर्सन अगर 50,000 मंथली कमा रहा था, अगला पर्सन के लिए 100% है। आपके लिए भले वो 100% से ज्यादा है, लेकिन जो व्यक्ति कमा रहा है उसके लिए 100% है। जैसे देखिए, आज मेरा अगर इनकम मान के चलिए कि 5,000 रुपया मंथली है, तो मेरे लिए 100% है। अगर आपका इनकम 50,000 रुपया है तो ये आपके लिए 100% है। मेरे लिए ज्यादा हो सकता है, मेरे लिए 1,000% हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा, मैंने इनकम कर रहा, उसके लिए वो इनकम 100% होता है। ठीक है, देखिए, तो जो व्यक्ति, तो देखिए एक व्यक्ति है, उसका मान के चलिए कि इनकम 100% है। अब बोल रहा 28% घर की किराया पर खर्च कर दिया, तो 100 में से 28 खर्च कर दिया, तो बचा होगा कितना उसके पास जी, तो 72%। अब देखिए आगे बोल रहा है ना कि परिवहन पर कितना कर रहा है, 687 कर रहा है। उसके बाद देखिए रूम का जो किराया दे रहा है, वो बेचारा कितना दे रहा है जी, 7,483 दे रहा है रुपया में। और जो उसके बाद भी उसके पास जो बचता है, वो कितना बचता है, 218 रुपया। अच्छा सब पैसा को जोड़ लीजिए तो 28% खर्च करने के बाद बचा 72%, और रुपया में कितना खर्च कर रहा है, तो बोलिएगा 7 3 10 और 8 18 के 8 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1 बकेगा 18 के 8 हाथ में 1, 6 4 10 और 2 12, 1 13, यानी सर टोटल अभी तक 1,388 रुपया बच रहा। तो 72% बराबर 1,388 हो गया। हमको निकालना है कितना, 1% बराबर 1,388 बटा 72। हमको निकालना है कितना, उसका वेतन जो कि 100% है। इसको सोल्व कीजिएगा तो 11 सही 650, 11,650 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।